Environment is an old discipline since origin of life on earth. If we refer to Indian mythology, then environment is a conglomeration of Panch Tattva, that is earth, water, fire, air and space, and every living organism is created out of these Panch Tattva. These Panch Tattva, they are also known as Panch Mahabhut, and they are the cosmic elements which create, nurture and sustain all forms of life. यानी इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार जो प्रकृति है वो यही 5 तत्वों से मिलकर बनी है और यही 5 तत्व तरह तरह की लाइफ फॉर्म्स को ओरिजिनेट करते हैं, इन्हीं से जीवन बनता है और इन्हीं से जीवन सस्टेन होता है, यानी जीवन पलता है। तो यही 5 महाभूत हैं जिनसे सारी प्रकृति बनी है, सभी तरह के लाइफ फॉर्म्स बनी हैं और यही 5 तत्व हैं जिनसे सभी तरह के लाइफ फॉर्म्स आगे चलते रहते हैं। 1960s में इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी बातचीत शुरू हुई क्योंकि ये वो समय था विच वॉज जस्ट प्रोसीडिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आने लगी, जिससे हमें ये एहसास हुआ कि जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ गेटिंग डिग्रेडेड। तो लगभग पिछले 20 सालों में इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी जागरूकता आई, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया कि कैसे हम इन्वायरमेंट को बैड इफ़ेक्ट से बचाएं और कैसे इसको आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा के रखें। इसी कड़ी में 2003 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए फॉर all students studying at school level as well as at college level। तो उसके बाद यानी 2004-05 में जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का कोर्स है ये कंपल्सरी एजुकेशन के अंतर्गत आया और इसके अनुसार सभी अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी समझा गया। ऐसा नहीं है कि उससे पहले इन्वायरमेंटल एजुकेशन का कोर्स था नहीं, पहले भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन का कोर्स था, लेकिन तब ये कोर्स था सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसा भी समय था जब इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में ज़्यादा बातचीत होती थी ज्योग्राफी के कोर्स के अंडर। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पे और लोकल लेवल पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी, वैसे वैसे इस चीज़ को महसूस किया गया कि इन्वायरमेंट को सस्टेन करना किसी भी एक कैटेगरी ऑफ लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, ये सभी की जिम्मेदारी है और सभी को ग्लोबल लेवल पे यानी वैश्विक लेवल पे और लोकल लेवल पे यानी सिटी लेवल हो गया या कम्युनिटी लेवल हो गया, आप अपने मोहल्ले में कुछ इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कुछ काम करते हैं, तो ये जो सभी लेवल पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब सभी को काम करना है तो सभी को इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये रीज़न था जिसके कारण इन्वायरमेंटल एजुकेशन को कंपल्सरी एजुकेशन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। Now let us try to understand what are the main objectives of this course. First of all, we should know about different problems which the world is facing. तो मेन प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम है और हम देखते हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। गर्मियों में सर्दियों जैसा मौसम बनता है, सर्दियों में गर्मियों जैसा मौसम बन रहा है, तो क्लाइमेट में बहुत सारा चेंज आ रहा है और क्लाइमेट चेंज के कारण और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे फ्लड्स आ रहे हैं, सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर ग्लोबल लेवल पे भी काम करने की जरूरत है। ग्लोबल लेवल मतलब वैश्विक लेवल जिसमें सभी देशों को, सभी लोगों को इकट्ठा मिलकर काम करने की जरूरत है और लोकल लेवल पे भी काम करने की जरूरत है। लोकल लेवल मतलब छोटे लेवल पे। ये बात हमें ये समझाती है कि एक तो सबको मिलके काम करने की जरूरत है और दूसरा कोई ये नहीं समझ सकता कि मेरे काम करने से क्या होगा या मेरे एफर्ट्स का तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे लेवल के जो एफर्ट्स हैं यानी लोकल लेवल के एफर्ट्स हैं ये भी मिलके क्या इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल लेवल। सो एफर्ट एट बोथ लेवल्स आर इम्पोर्टेंट।
लोकल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। और इन एफर्ट्स को करने के लिए समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो बेसिकली ये जो कोर्स है ये हमें ये अंडरस्टैंडिंग देगा कि ग्लोबल लेवल पे, लोकल लेवल पे कौन कौन सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। Now this course will not be providing only the awareness but it will also be leading you to the solutions। कि अगर हम प्रॉब्लम को समझ जाएंगे तो हम ये भी समझ पाएंगे कि हम इन प्रॉब्लम से बच कैसे सकते हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हैं। और एक अन्य कारण भी है कि हायर एजुकेशन कमीशन का ये रिकमेंडेशन है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि 2004-5 से ये कोर्स जो है ये एक कंपलसरी कोर्स के रूप में लागू किया गया। तो क्योंकि ये एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन है इसलिए भी इस कोर्स को पढ़ना जरूरी है। तो नेक्स्ट इज जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमली। जुडिशियस मतलब समझदारी से, ऑप्टिमल मतलब उतना जितना आपको जरूरत है। रिसोर्सेज मतलब वो सब चीजें जो आपके फायदे की हैं। तो वो सब चीजें जो आपके फायदे की हैं वो आपको मिलती कहाँ से हैं? वो आपको मिलती है नेचर से। और इनको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए दो जरूरतें हैं। एक तो कि आप इनको समझदारी से इस्तेमाल करें और उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आपकी जरूरत है। तो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनसे हमें क्या फायदे होते हैं, उसको किस तरह से हम समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसी अपनी ज़रूरतों को लिमिट कर सकते हैं ताकि हम इन रिसोर्सेज को आने वाले जनरेशन्स के लिए बचा के रखें, ये भी इस कोर्स को पढ़ाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब प्रगति करना। प्रगति करने का मतलब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, तो इससे क्या हुआ? इससे हमारी लाइफ आसान हो गई। लेकिन लाइफ आसान हो गई तो डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे पास ये प्रॉब्लम्स भी आ गई। तो हम डेवलपमेंट को तो रोक नहीं सकते, ऐसा तो कह नहीं सकते कि डेवलपमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब ऐसी डेवलपमेंट हो जो नेचर को सस्टेन करे, जो नेचर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसको डैमेज नहीं करे। तो ऐसे तरीके खोजने के लिए कि डेवलपमेंट भी हो और नेचर भी सेव रहे, ये भी समझने का एक ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करने का। सो दीज आर द बेसिकली some of the main objective which will be fulfilled through this course. Now let us try to understand what is environment and what is environmental science, and let us try to understand that how these terms originated. ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी सिंपल या लिटरल डेफिनेशन क्या है। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी स्टडी अबाउट द technical or the complete definition of environment. In common words, environment can be defined as the set of conditions that surround an organism. तो हमारे आसपास जो भी conditions हैं, जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, जिसमें हमारा social cultural environment बनता है, economic environment बनता है, biological environment बनता है, तो ये जो सारा जो surround है हमारा, that is called as the environment. इस टर्म का जो पहला यूज है या प्रपोज है, ये माना जाता है कि जैकब वैन ओरेकल ने इस टर्म को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया। एटमोलॉजी देखें यानी इस वर्ड का ओरिजिन देखें तो ये वर्ड फ्रेंच वर्ड से बना है जिसका वर्ड है एनवायरन, और इसका मतलब है टू एनसर्कल, अराउंड और सराउंड। तो हम किन चीज़ों से सराउंडेड होते हैं? हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारे आसपास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे आसपास कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये जो सभी बायोलॉजिकल या फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं ये हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा सराउंड है। सराउंड में ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस भी आ जाती हैं क्योंकि वो भी हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारे आसपास हैं और हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है। सिंपल डेफिनेशन दे तो सेट ऑफ सोशियो कल्चरल कंडीशंस दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म और अफेक्ट एन इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। यानी वो सब सोशल कंडीशंस और कल्चरल कंडीशंस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म घिरा रहता है, जो उसके आसपास रहते हैं, वो सब क्या है? वो उसका इन्वायरमेंट है। लिटरल मीनिंग लेता हूँ, the surrounding external conditions influencing development or growth of people, animal or plants, living or working conditions etc. लिटरली हम क्या मानते हैं? हम इसको एक्सटर्नल कंडीशन मानते हैं, अपने
बाहर की जो चीज़ें हैं उनको मानते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ के ऊपर फ़र्क पड़ता है और दूसरे जो एनिमल प्लांट्स हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारी वर्किंग कंडीशंस पे प्रभाव पड़ता है। दैट इज नॉर्मली यूजली कंसिडर्ड एज इन्वायरमेंट। तो आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि एक्सटर्नल कंडीशन है, लेकिन अब हम क्या जानते हैं कि एक्सटर्नल के साथ साथ हमारी जो इंटरनल कंडीशन यानी हमारा इमोशनल कंडीशन जो है, हाँ, वो भी एज इम्पॉर्टेंट है एज इम्पॉर्टेंट टू external conditions. Regarding the nature of environmental science, what we know that it is a multidisciplinary science. Multidisciplinary मतलब इसमें कई सारी साइंसेस हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका प्रभाव रहता है। अब डिफरेंट डिसिप्लिन कौन से होते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज है, साइंसेज हैं, है ना, तो ये सारे डिसिप्लिन माने जाते हैं, ये कोर्स स्टडीज मानी जाती हैं। तो इन सभी कोर्स स्टडीज का इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर प्रभाव रहता है। जैसे अभी हमने बात करी थी कि पहले ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट था, फिर ये साइंस का सब्जेक्ट था, अब ये सभी के लिए सब्जेक्ट है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर बेस्ड है कि इसमें सोशोलॉजी का भी प्रभाव है, इसमें पॉलिटिकल साइंस का भी प्रभाव है, इसमें साइंसेस का भी प्रभाव है, फिजिक्स का भी प्रभाव है। तो जब हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट जो इन्वायरमेंट के चेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री का भी प्रभाव है। सो दैट मीन्स इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज basically a science or art, and it cannot be categorized as physical science, organic science or inorganic science, etc. It is systematic matlab it goes stepwise from easy to difficult, from simple to complex. तो इसकी जो environmental science जो हम पढ़ते हैं उसमें जो पढ़ाने का जो तरीका, जो सीखने का तरीका है, that is very systematic. It is a scientific study. Scientific study का मतलब it is based on experimentation and observation. और हम ये साइंटिफिक स्टडी करते किसके हैं? वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द फिजिकल फिनोमेना। तो इन्वायरमेंटल साइंस क्या है? इन्वायरमेंटल साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल फिनोमेना मतलब जैसे विंड हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, दीज आर द फिजिकल फिनोमेना। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स हो गए। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल फिनोमेना के इंटर रिलेशनशिप के बारे में साइंटिफिक वे से पढ़ते हैं और सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं, so that type of study is called as environmental science.